बीमारियां और परजीविता। पिछले वीडियो में हमने जंगल में जानवरों की पीड़ा के विभिन्न स्रोतों पर नजर डालना शुरू किया। इस वीडियो में हम इन जानवरों की दुर्दशा के दो महत्वपूर्ण कारकों की जांच करते हुए जारी रखेंगे, बीमारियां और परजीविता। यह ध्यान देने के लिए कि बीमारी कैसे जानवरों के लिए हानिकारक हो सकती है, उस अत्यधिक पीड़ा के बारे में सोचिए जो आधुनिक औषधि के आगमन से पहले बीमारी के कारण मनुष्यों को हुई। सहज ही यह स्थिति जंगल में जानवरों की है। उपचार की पहुंच में कमी और कभी-कभी आराम और स्वस्थ होने में अवसर में कमी के कारण बीमारियों की वजह से होने वाली हानियां बदतर हैं। कार्य करने और स्वस्थ होने की शरीर की क्षमता पर उनके कमजोर करने वाले प्रभावों के अलावा ये जंगली जानवरों द्वारा सामना करने वाले बुखार और बीमारियां पर्यावरणीय परिस्थितियों और अन्य तनाव कारकों के नकारात्मक प्रभावों को बाधा डालते हैं। परिणाम पीड़ा में बढ़ोतरी और मृत्यु हो सकते हैं। प्रकृति में अमानुष जानवरों को प्रभावित करने वाली यहाँ कई बीमारियां हैं जो यहाँ सारी सूचीबद्ध नहीं की जा सकती। इनमें से कुछ बीमारियां जिससे मनुष्य भी पीड़ित हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलरा, इबोला, एंथ्रॉक्स, साल्मोनेला, डिप्थेरिया और रेबीज हैं। कैंसर भी स्थलीय और जलीय दोनों जानवरों में सामान्य है। व्हेल की कुछ आबादी मनुष्यों की समान दर से कैंसर से पीड़ित होती है। अन्य सामान्य बीमारियां जो जंगल में रहने वाले जानवरों को संक्रमित कर सकती हैं वे है डिस्टेंपर, क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज, अफ्रीकन स्वाइन बुखार, वर्म्स और विभिन्न फफूंदीय संक्रमण। बहुत से लोग अकशेरुकी कैसे पीड़ित हो सकते हैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, किंतु वे अन्य जानवरों की भांति ही जीवाणु कारक वायरल और फफूंदीय संक्रमणों के संपर्क में आते हैं। कुछ बहुत विशेष होते हैं उन जानवरों के प्रति जिन्हें वे संक्रमित करते हैं और कशेरुकियों में नहीं फैलते, किंतु वे टीकों, प्रतिजैविक और एंटीफंगल के समान रूप से उपचारित किए जा सकते हैं। एक मुख्य बीमारी जो तितलियों को संक्रमित करती है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस विषाणु या ब्लैक डेथ है। इसे यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे संक्रमित होने वाले शिथिल हो जाते हैं और उनके शरीर का क्षरण होना शुरू हो जाता है, काला पड़ने लगता है। उनके आंतरिक हिस्से फिर तरलित होते हैं और उनके क्षरित होते शरीर से बाहर निकलते हैं। आमतौर पर विषाणु इल्ली के चरण में आक्रमण करता है। यह बड़ी मात्रा में इल्ली को तनाव पहुंचाता है जो खाने को नकार देगी और हो सकता है भोजन को बहा देगी। विषाणु इल्ली को मारने के लिए 3 दिन तक का समय ले सकता है। तरलीकृत शरीर की संक्रमित बूंदें आसानी से पत्तियों पर फैलती हैं और आगे परजीवियों द्वारा फैलती हैं, उन पत्तियों को खाने वाली इल्लियों को संक्रमित करते हुए। क्रिकेट को पीड़ा देने वाली बड़ी पैमाने पर फैलने वाली बीमारी क्रिकेट पैरालिसिस वायरस के नाम से जानी जाती है। संक्रमित क्रिकेट कुपोषित हो जाते हैं, कूदने में कठिनाई, संतुलन खोना और फिर उनके पैर लंगड़े हो जाते हैं और वे अपने पीछे की ओर गिर जाते हैं जहां वे मरने से कुछ दिन पहले तक पड़े रह सकते हैं। यह अन्य कीटों को भी संक्रमित कर सकते हैं और समान नस्लें मधुमक्खियों और मक्खियों को भी संक्रमित करती हैं। लॉबस्टर शेल डिसीज के नाम से जानी जाने वाली
एक सामान्य बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं। स्वस्थ लॉबस्टर में एक चिकनाई युक्त सुरक्षात्मक परत होती है जो उन्हें जीवाणु द्वारा घिस जाने से बचाती है। शेल डिसीज के साथ यह बाधा हटती है, शेल को घिसना सुलभ करती है। बीमारी अपने आप में हमेशा घातक नहीं है, किंतु यह लॉबस्टर के लिए तनाव और कमजोरी का कारक होती है, जो अन्य हानियों जैसे घाव और शिकार के प्रति उनकी लाचारी को बढ़ाता है। कशेरुकियों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के बारे में अधिकतर ज्ञात है। कशेरुकी बीमारियां अध्ययन के प्रति आसान है, क्योंकि कई कशेरुकी बीमारियां मनुष्यों और घरेलू जानवरों सहित अनेक कशेरुकियों के बीच फैलने योग्य रूप में ज्ञात हैं। कशेरुकियों में होने वाली सामान्य बीमारियों के उदाहरण हैं एवियन हैजा। उष्ण और आर्कटिक मौसम दोनों में रहने वाले पक्षियों में एक सामान्य जीवाणु बीमारी है। कई पक्षियों में यह बीमारी होती है, किंतु यह तभी सक्रिय होती है जब पक्षी शारीरिक या मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं। अत्यधिक ठंडा मौसम या उच्च जल स्तर पक्षियों को उनके घर छोड़कर उष्ण क्षेत्रों में जाने पर बाध्य करता है। सामान्य तनाव कारक है जो संक्रमित पक्षियों में बीमारी ला सकता है। इसके कारण वजन में कमी, बलगम आना, दस्त और सांस फूलने की परेशानी होती है। यह तुरंत ही निमोनिया की ओर ले जाता है। यह लीवर, स्प्लीन और त्वचा पर आक्रमण कर सकता है और ज्वलन के कारण गठिया का कारक हो सकता है। एवियन हैजा बहुत अधिक मृत्यु दर का कारक हो सकता है, खास तौर से तब जब यह पहले कॉलोनी के अंतर्गत फैलता है। यह सीधे संपर्क और दूषित जल या मिट्टी के अंतर्ग्रहण द्वारा फैलता है। डिस्टेंपर मीसल्स से संबंधित एक संक्रामक बीमारी है जो स्तनधारियों के जठरांत्र, श्वसन और तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है। यह आमतौर पर कुत्तों से संबंधित है, किंतु रेकुन, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, हिरण, बंदर और सील सहित जंगल में कई जानवरों को भी प्रभावित करते हैं। संक्रमित जानवर समान व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, जो लार टपकाना, गोल घूमना, चबाना, मनुष्यों के प्रति डर में कमी सहित अन्य व्यवहार जो रेबीज के कारण होते हैं। यह बुखार, उल्टी, ऐंठन और पक्षाघात का कारण हो सकते हैं। वे जो बच जाते हैं उनका तंत्रिका तंत्र स्थायी रूप से खराब हो सकता है। उभयचर प्राणी घटक त्वचा रोगों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जैसे फफूंदीय संक्रमण और राना वायरस। रिकॉर्ड में जलीय फफूंदीय संक्रमण साइट्रीडियोमिकोसिस प्राणघातक रोगजनकों में से एक है। यह नम मौसमों में मेंढकों, सालामेंडर और अन्य उभयचर प्राणियों को पीड़ा देते हैं। फफूंद एक जानवर की त्वचा द्वारा खाती है, चयापचय परिवर्तनों का कारण होती है और अंततः हृदयाघात उत्पन्न कर जानवर को मार देती है। त्वचा के अलावा कई आंतरिक अंगों और मांसपेशियों में घाव विकसित होते हैं। यह नियमित रूप से प्रतिरक्षित उभयचरों से उनमें फैलता है जो कमजोर हैं। बीमारी कई लोगों की समझ से कहीं अधिक प्रकृति में फैलती है। इसके जंगल में रहने वाले जानवरों को प्रभावित करने के लक्षणों को लोगों द्वारा न पहचान पाने के कई कारणों में से एक यह है कि जानवरों ने बीमारी की पहचान छुपाने के तरीके विकसित कर लिए हैं। जो जानवर कमजोर और लाचार दिखते हैं
वे शिकारियों के प्रमुख लक्ष्य हैं। इसके अलावा जो समूहों में रहते हैं वे सामाजिक स्तर खो सकते हैं या परित्यक्त हो सकते हैं, और जब वे कम से कम सक्षम होते हैं तो उनसे दूर छोड़ दिए जाते हैं। वैकल्पिक रूप से कभी कभी जानवर चुने हुए रूप में बीमारी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सुस्ती और निद्रता। यह तब होता है जब बीमारी के लक्षण खुद बीमारी के कारक नहीं होते हैं, बल्कि बीमारी से लड़ने में ऊर्जा खर्च करने से होता है। वर्षा के समय और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए बीमारी की पहचान प्रदर्शित करना पुनरुत्पादन की क्षमता को कम कर सकती है या मूल्यवान क्षेत्र को बचाना असंभव करती है। बच्चे पैदा करने के मौसम से इतर एक जानवर आराम करने और ठीक होने में अधिक समय ले सकता है, बजाय कि अपने क्षेत्र का बचाव करने के। बच्चे पैदा करने के मौसम के दौरान वे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल पुनरुत्पादन करने और अपने घोंसलों या मांद की सुरक्षा करने में कर सकते हैं, बजाय कि रोग निवृत्ति पर। इस प्रकार एक जानवर बड़े पैमाने पर एक बीमारी या रोग से पीड़ित हो सकता है, जिसकी पहचान हम बिना चिकित्सकीय जांच किए नहीं कर सकते। जैसे जंगल में बीमारियों द्वारा जानवर कैसे प्रभावित होते हैं, इसके लिए और अनुसंधान जारी है। इस क्षेत्र में हमारा ज्ञान बढ़ना जारी है। इसी बीच में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि यहाँ कुछ जानवरों में पहचाने जा सकने वाले व्यावहारिक लक्षण हैं, जो सुस्ती, भूख में कमी, ठीक दिखने में कमी सहित बुखार का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने पहले बताया है, हो सकता है जानवर ये व्यवहार प्रदर्शित न करना चुने यदि इसका नुकसान काफी अधिक हो। मनुष्य अस्पताल में बड़े जानवरों के निरीक्षण या शव परीक्षा करने द्वारा भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और यहाँ जंगल में बीमारियों के गैर आक्रामक पहचान का पता लगाने के बढ़ते संवेदनशील तरीके हैं। कुछ जानवरों का अवलोकन करना बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि छोटे जानवर जो अपने जीवन का अधिकतर समय जमीन के अंदर बिताते हैं और बहुत अधिक संख्या में छोटे कशेरुकी होते हैं। जलीय जानवर भी अध्ययन के लिए कठिन हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अधिक संख्या के कारण, और इसलिए भी क्योंकि उनका गैर आक्रामक तरीके से अध्ययन करना मुश्किल है। परिणाम स्वरूप जंगल में बीमारियों द्वारा होने वाली पीड़ा की मात्रा कई लोगों की कल्पना से कहीं अधिक है। इसके अलावा जानवरों के स्वास्थ्य को अक्सर होने वाला एक अन्य घातक खतरा है, जो कभी कभी बीमारी द्वारा छुप जाता है। यह परजीविता है। जानवरों और पौधों की सारी प्रजातियों में से लगभग आधी उनके जीवन चक्र के कुछ चरणों में परजैविक होते हैं, और कुछ, यदि कोई प्रजातियां किसी भी परजीवी द्वारा पीड़ित नहीं हैं। बहुत से परजीवी सूक्ष्मजीवी रोगजनक हैं, जो अपने पोषिताओं को बीमारियों द्वारा हानि पहुंचा सकते हैं। अन्य बड़े प्राणी हैं, जानवरों सहित। कुछ परजीवी जानवरों को कम नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ हालांकि उन्हें दर्द और कमजोरी देते हैं। परजीव्याभ अंततः रोगग्रस्त किए जानवरों को मार देते हैं। परजीवी के क्रियाकलाप थकान के कारक हो सकते हैं। पोषिता के लिए भोजन की खोज और शिकारियों से बचना मुश्किल करते हुए कुछ परजीवी अपने पोषिताओं उनके अन्य तंत्र को छोड़ते हुए उन्हें नपुंसक कर देते हैं, जिससे पोषिता जीवित रह सके। उनकी ऊर्जा को बदलते हुए जो पुनरुत्पादन में जानी थी, वह परजीवी को पाले रखने में जाती है। कुछ परजीवी अपने पोषिताओं में व्यावहारिक परिवर्तनों के कारक होते हैं, जो उन्हें शिकारियों के प्रति और अति संवेदनशील बनाता है।
मध्यवर्ती पोषिता वातावरण उपलब्ध कराते हैं अल्प विकसित परजीवियों के विकास और बढ़ने के लिए, और अंतिम पोषिता जहां यौन रूप से विकसित परजीवी पुनरुत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए एक परजैविक फ्लूक है जो इसके अंतिम पोषिता में पुनरुत्पादन करता है, जो चराई कर जुगाली करने वाले होते हैं जैसे गाय, और इसके अंडे पोषिताओं के मल में उत्सर्जित होते हैं। पहले मध्यवर्ती पोषिता सामान्य घोंघे होते हैं जो मल खाते हैं, और लार्वा परजीवियों द्वारा पीड़ित हो जाते हैं। एक पीड़ित घोंघा परजीवियों के आसपास सिस्ट बनाते हैं जिसे फिर वह उगलता है। ये सिस्ट द्वितीयक मध्यवर्ती पोषिता एक चींटी द्वारा खाए जाते हैं। परजीवी चींटी के व्यवहार को नियंत्रित करने में सक्षम है। उसे घास के पत्ते के शीर्ष तक चढ़ने के लिए बाध्य करते हुए जहां वह चरने वाले जानवरों द्वारा खा लिया जाएगा, जहां अब विकसित परजीवी पुनरुत्पादन कर सकते हैं। कुछ परजीवी पराग परजीवी कहलाते हैं क्योंकि वे अन्य परजीवियों को खाते हैं। वे सुपर परजीवी द्वारा दुविधा में नहीं आते, जो एक अकेले पोषिता में बड़ी संख्या में रहते हैं। नीचे जंगली जानवरों के बीच प्रचलित परजीवियों के कुछ उदाहरण हैं। सरकोप्टिक मेंज बिलों में रहने वाले परजीवी घुन के कारण होने वाला एक त्वचा रोग है। इसका संक्रमण घुन को एक एलर्जिक प्रतिक्रिया देता है। परिणाम स्वरूप बहुत खुजली और चबाना होता है। यह कुत्तों, बिल्लियों, कोयोटेस, भालू और वॉम्बैट सहित अमानुष स्तनधारियों की कई प्रजातियों को प्रभावित करता है। वॉम्बैट खास तौर पर मेंज द्वारा प्रभावित होते हैं। यह माना गया है कि वॉम्बैट में बिल जैसा होने की स्थिति के कारण यह खास तौर से सरकोप्टिक घुनों के रहने और संचरण के लिए आसान है। पीड़ित वॉम्बैट खूनी घाव, बाल झड़ना, उनको त्वचा पपड़ी युक्त और संक्रमित हो जाती है, और उनकी आंखों और कान के ऊपर पपड़ी जम जाती है। यह बीमारी अंधेपन और बहरेपन का कारण हो सकती है। गंभीर मामलों में यह धीमी और सुस्त मौत की ओर ले जा सकती है। जंगली पक्षी सामान्यतः परजीवियों द्वारा होने वाली एक बीमारी त्रिकोमोनोसिस से पीड़ित होते हैं। यह कमजोर करने वाली और कभी-कभी जानलेवा बीमारी हो सकती है जो आमतौर पर पक्षियों के मुंह, एसोफेगस, पंख, ग्लाइंडुलर, पेट के साथ ही साथ अन्य अंगों जैसे लीवर को प्रभावित करते हैं। पक्षियों में बड़े पैमाने पर पाया गया अन्य परजीवी ट्रकल इल्ली है। ये त्रेका और ब्रोंची को रोकते हैं, जिससे बड़ी श्वसन तकलीफ होती है। प्रतिक्रिया स्वरूप परजीवी से छूटने के प्रयास में पीड़ित पक्षी आमतौर पर खांसते, छींकते और अपने सिर को हिलाते हैं। परिणामतः वे वजन खो सकते हैं, एनीमिया प्रदर्शित करना और अक्सर भूख से मर जाते हैं। ये समान दुर्बलकारी इल्ली हृदय इल्ली है जो हंसों और गीस में पाई गई है। हेमोप्रोटीज खून चूसने वाले कीड़े द्वारा संचरित होने वाला एक प्रोटोजोआ परजीवी है। रेंगने वाले और उभयचरों की कई प्रजातियों में पाया गया है, मुख्य रूप से कछुओं और कच्छपों में। इसके दुर्बलकारी प्रभाव कंकालीय पेशियों और अन्य अंगों जैसे लीवर पर है। एक प्रोटोजोआ परजीवी संक्रमण कोलोटिस, लीवर और अन्य अंगों के फोड़े और कभी-कभी मृत्यु का कारक होता है। स्पिरोचीड त्रेमातोड़ कछुओं और घोंघों को संक्रमित करता है, मुख्य आर्टिस और हृदय को संक्रमित करते हुए। अन्य प्रोटोजोआ संक्रमण
कई रेंगने वाले जानवरों, मुख्य रूप से सांप, छिपकली में पाए गए हैं। उल्टी, दस्त, वजन में कमी और गैस्ट्रिक झिल्ली के बड़ा होने का कारण होते हुए। इस तरह जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ कई तरीके हैं जिससे जानवर बीमारियों और परजीविता के कारण बहुत पीड़ित हो सकते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यहाँ पीड़ा के अन्य स्रोत भी हैं जो सीधे कठोर हो सकते हैं, जैसा कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहां हम जंगली जानवरों में भूख, कुपोषण, निर्जलन और मानसिक तनाव की जांच करेंगे।